Okay, Assalamualaikum students. So this is Physics 5054 for O levels and 0625 for IGCSE. Okay, so today we will talk about the practical electricity. Okay, beta, in this chapter we will talk about the use of the electrical powers and like for what purposes we use the electricity, like for powering the motors, for battery charging, for heating and for ventilations, like different debates. Along with that, हम इसमें we will talk about the different efficiencies of different equipments. इसके अलावा we will talk about कि what is the live wires, neutral wires, earth wires क्या होती हैं, और यहाँ पे हम लोग इसकी चीज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि how we can basically what is the kilowatt hours, which is a one unit, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, and we will talk about the safety and the hazards related to the electricity, or what is the fuse and the relays and what are the purposes of these fuses, relays and the trips. So let's start. Okay, beta. Now let's start with the practical electricity. Beta, what are the common uses of electricity? As you guys know that we basically use the electricity for lighting, powering motor, battery charging, heating, and the electronic. हमारे पास जितने भी systems होते हैं, they are basically runs on the electricity. So means when you talk about a fan, वो आपकी जो होती है मोटर पे रन हो रही होती है. You when you talk about a light or tube lamps, वो आपकी लाइटिंग पे होती हैं. आपके पास हीटर्स जो हैं वो हीटिंग कर रहे होते हैं. सो ये सारी आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, हम उनकी प्रैक्टिकल उनकी सीरीज उनके बारे में समझेंगे चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइटिंग. ओके बेटा, आपके पास जो फिलामेंट्स लैंप्स होते हैं, फिलामेंट लैंप्स लाइक जो आप लोगों के पास पहले जो सिंपल वो 100 वॉट्स के जो बल्ब आया करते थे, जिसके अंदर फिलामेंट आपके पास इस तरह की एक वायर्स होती थी लाइक दिस, और वापस के साथ कनेक्टेड होती थी. तो दीज वर दी फिलामेंट्स लैंप. ये जो लैंप्स होते थे बेटा, इनकी ये बहुत लेसर एफिशिएंट होते थे. इनकी एफिशिएंसी सिर्फ 10% होती. ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे. तो स्टिल अगर आप किसी भी विलेज साइड पे चले जाएँ और वहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इवन बहुत सारे जो आपके जो इंक्यूबेटर्स होते हैं, चिकन एग्स के लिए जो इंक्यूबेटर्स होते हैं, उसमें स्टिल वी यूज़ दिस 100 वॉट ऑफ ये फिलामेंट लैंप, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करता है. और रफली एक जो फिलामेंट लैंप होता है, वो एक नॉर्मल कंडीशन में अगर करीब हो तो वो 23 टू 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है. ये इतनी हीट प्रोड्यूस करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलईडीज. एलईडीज जो है, ये आपके पास जो आजकल हमारे पास एलईडीज बल्ब्स है, उनकी बात हो रही है. सो दे आर 40 to 50% एफिशिएंट. फ्लोरेसेंट लैंप्स जो होते हैं, ये बेसिकली जो आपकी ट्यूब लाइट्स होती है, आजकल जो एलईडी लैंप्स हो गए हैं, बिफोर दैट देयर वर द फ्लोरेसेंट लैंप. उनके अंदर फ्लोरेसेंट्स भरे हुए होते थे. उनकी एफिशिएंसी जो होती थी वो 40 to 50% होती. Okay, and the second thing is that these lamps were more brighter as compared to LEDs. ये ज़्यादा ब्राइटर होते थे. एंड सेकंड थिंग, चूंकि इनका एरिया ज़्यादा होता था, चूंकि लैंप होते थे, दे वर नॉट अ बल्ब, तो इनकी स्प्रेड ऑफ लाइट भी ज़्यादा होती थी. तो हम इनको ज़्यादा एफिशिएंट कंसीडर किया करते थे, क्योंकि ज़्यादा लाइट स्प्रेड कर सकते थे. ओके, तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास लाइटिंग में क्या क्या है, वो कितने परसेंट एफिशिएंट है. अदर देन दैट आपने इसमें और कोई चीज़ इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है. नॉट लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल पावर. So, as we know that the rate of doing work is known as power, and we derived this equation back some video, मुझे अभी याद नहीं है, but we derived these equations earlier. So, we know that our power is equals to P is equals to IV. Either it's going to be I square upon I square and R, and it can be equals to V square upon R. ये हमने ये तीनों equations हमने derive की थी, ठीक है. So, similarly, electrical energy वो भी हमने बताया था that E is equals to PT and the power is equals to IV. So, our electrical energy is either IVT, it's either going to be, I have to write it over here. Our electrical energy can be IVT, ये IVT भी हो सकता है. इट कैन बी लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसमें से ये वोल्टेज जो है इसको P टू IV वाले फॉर्मूले से, V टू IR वाले फॉर्मूला से मैं अगर निकालता हूँ, तो V टू IR, as we know that from the Ohm's law. So मैंने जब ये वैल्यू इधर पुट की, so it will become I square RT. ओके, एंड अगर मैं बेटा I की जगह, now this I, ये वाला I है, इसको मैं V टू IR जो ओम्स लॉ है उसके जरिए चेक करता हूँ. सो दिस I इज इक्वल टू V अपॉन R. सो हम लोग वाली फॉर्मूला जब इधर लगाते हैं, सो इट विल बिकम V स्क्वायर टाइम्स T अपॉन R. तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाते. ओके,
सो आपको याद होना चाहिए कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी आई वी टी, इट कैन बी आई स्क्वायर आर टी, इट कैन बी वी स्क्वायर टाइम्स टी अपॉन आर. ओके. नाउ now this is an interesting topic. इसके बाद हम इससे related एक MCQs, एक sorry MCQs कह रहा हूँ, we will do one problem related to this question. ऐसे questions आपके पेपर में आते हैं. Now बेटा kilowatt hour. So what is a kilowatt hour? बेटा it's represented in the form of kWh. The symbol है kWh. K means kilo, W means watt, and H means hours. बेटा this kilowatt hour is actually your one unit. आप लोग जो घरों में आप लोगों की जो बिजली का बिल आता है, सो यू फाइंड आउट दैट लाइक फॉर एग्जांपल यू गाइस कंज्यूम 200 और 300 और 500 यूनिट्स. सो एक्चुअली अगर वो कहता है दैट यू गाइस कंज्यूम्ड 200 यूनिट्स, इट्स एक्चुअली टेलिंग यू दैट during that period of time, during that month, you guys consumed 200 kilowatt per hour. ठीक है. आप लोगों ने इसको टू सॉरी पर आउट 2 किलोवाट आवर्स आपने एनर्जी कंज्यूम की है. मतलब हर और आप लोगों ने इतनी, मतलब आपकी टोटल एनर्जी इतनी कंज्यूम हुई है ड्यूरिंग दैट मंथ. ओके. सो ये यूनिट जो होता है, ये आपको, ये किलोवाट आवर आपको ये डिफाइन करता है कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है. ओके. इन द फॉर्म ऑफ आवर्स. एक घंटे में कितनी एनर्जी आपके सिस्टम ने कंज्यूम की है. लाइक अगर मेरे पास एक सिस्टम है, एक लेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वर्टर्स, जो हमारे पास एसी इन्वर्टर्स हैं, डीसी इन्वर्टर्स हैं, स्प्लिट्स जो हैं, लाइक अगर वो हमारे पास लेट्स सपोज इट इज अ 1.5 किलोवाट. अगर ये बेटा 1.5 किलोवाट है, तो आफ्टर एन और इट विल गोइंग टू कंज्यूम 1.5 किलोवाट, मतलब 1.5 किलोवाट है. और ये आफ्टर एंड और इस कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, मल्टीप्लाई बाय 1. और सो आफ्टर एंड और इसकी एनर्जी हो जाएगी जो इसने कंज्यूम कर ली होगी आपके सिस्टम में, वो हो जाएगी 1.5 किलोवाट. और इन अदर वर्ड आपने 1.5 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं ड्यूरिंग एन आवर. तो इससे हमें पता चलता है कि हम लोगों ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है. जैसे हम लोगों को समझ नहीं आती कि हम लोगों का एक सिस्टम कितनी एनर्जी कंज्यूम करे, सो हम उसकी जो है उसकी पावर के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विद इन एन आवर वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा. So let's talk about a kilowatt hour. So kilowatt hour, it is a unit of energy, commercial unit of energy है. ठीक है. One unit is yours bill in your bill is equals to 1 kilowatt hour. So as I told you earlier that अच्छा आप देखो here जो हमने यहाँ पे चीज डिफाइन की है, उसके अलावा एक और चीज है कि आपके पास 1 किलोवाट इन जूल्स कितना होता है. So as I told you earlier that 1 kilowatt means 1000 watts and hours means 3600 seconds. अब बेटा देखो मैं जूल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ. ठीक. So the joules is the unit of energy. ठीक है. तो जूस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. मैं इसको एनर्जीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ. एंड अगर आप इसको गौर से देखो, आपका जो एनर्जी होता है विच इज इक्वल्स टू ई टाइम्स टी. ठीक है. तो अगर आप गौर से देखो, ये जो आपको किलोवाट आवर है, ये एक्चुअली आपको एनर्जी शो कर रहा है. इट इज शोइंग द एनर्जी कि आपने कितनी एनर्जी आपके सिस्टम ने यूटिलाइज की. दैट इज वाई आप देखो मैं इसको हर बार एनर्जी ही कह रहा हूँ. ठीक है. तो इट्स एनर्जी. सो इन जनरली अगर आप इसको 1 किलोवाट और को एनर्जीज में कन्वर्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ जूल्स, तो आपके पास कितना हो जाता है. तो 1 किलो मीन्स 1000 watts. And time, for a time, we are converting our 1 hour into the seconds. So 1 hour is equals to 3600 seconds. So it will be equals to 3.6 times 10 is to power 6 जूल. या आपके पास 1 किलोवाट में इतनी एनर्जी होती है, या आप 1 किलोवाट और में इतनी 3.6 टाइम्स 10 टू पावर 6 जूल्स एनर्जी कंज्यूम कर लेते हो. अब बेटा इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो अक्सर पेपर्स में बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एंड इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं. So let's look at this problem. The question is saying that the lamp inside the spotlight is powered by 230 volts supply, and the current the filament of a lamp is 27 ampere. Calculate the power of a lamp. So just they are asking us to just find out the power of a lamp. So P is equals to IV. We just multiplied these two values and we get the answer 6210 watts. Up. This is the answer. But again, as I told you earlier, that in the exams, हम लोगों को we are not allowed to give the answer in such a form. आपने इसको scientific form में या तो आंसर दो, it would be very good कि आप उसको scientific notation में चले जाइए, आप इसको simply round off कर लो. So after two significant figures आपने इसको round off कर देना है. Means after the first two letters आपने सबको round off कर देना है, इसको zero कर देना है. So either you can go with 6200 watt
आप ये भी लिख सकते हो इसकी जगह आंसर, और यू गाइस कैन गो विथ 6.2 टाइम्स 10 इज टू पावर 3 वॉट। ओके, अब ये दो आंसर है। बट फॉर मी, मैं इस आंसर को 6.2 टाइम्स 10 टू पावर 3 को मोर प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि ये ज्यादा साइंटिफिक नोटेशन में हो जाता है और इसको एग्जामिनर्स ज्यादा पसंद करते हैं। either you can go with this, और आप इसकी जगह एक और चीज भी लिख सकते हो, you can go with 6.2 किलोवाट। आपके ये तीन आंसर्स हो सकते हैं। तो up to you, आप किस आंसर के साथ जाते हो, बट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू दैट कि आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, दैट इज पावर 3 वाला। ओके, so this is the more preferred form. Okay, now the second part is saying that calculate the energy transferred by a lamp in 30 minutes. Now they are just asking for a 30 minutes. So हमारे पास जो एनर्जी आई थी, ठीक है, 6210, हम उसी एनर्जी को 30 टाइम्स 60 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। द आंसर, अच्छा बेटा, this answer is correct, but in a paper, the examiner is expecting the answers is in the form of rounded form. Okay, in a rounded form. So it's your answer should be 1.2 times 10 is to power 7. Okay, आपने rounded off form में answer लिखना है. Okay, now part C. The cost of using 1 kilowatt of electricity is 27 cents. अब आपको कीमत बता दी गई है कि its cost आपको जो दे रही है वो 27 cents दे रही है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द लैम्प फॉर 30 मिनट्स। अब बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, किलोवाट आवर्स में आपने इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है। सो मेरे बच्चा, एज वी नो दैट फ्रॉम द अबव आंसर्स दैट आवर पावर वाज 6.2 किलोवाट और 6.210 किलोवाट हमारे पास पावर थी, एंड द टाइम for which the lamp was on, it was 30 minutes. So the time is going to be half an hour. ठीक है, क्योंकि as we know that 30 minutes is half hours. Okay, आप इसको चेक भी कर सकते, बता, यू कैन गो विद दैट कि आप इसको और में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 30 डिवाइड बाय 60 कर देना एंड यू विल गेट द आंसर 0.5 hour. Okay, now we have the पावर, वी हैव वी और। अब बेटा, मैंने आपको क्या कहा था, यूनिट जो होता है हम लोगों का, जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट होता है, हम उसके साथ जब अपनी अपनी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखा, आप लोगों के पास बिजली का जो यूनिट आता है, आप लोग कहते हैं हमने 200 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं मंथ में, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमें पर यूनिट कितने का पड़ा। हम लोग कहते हैं लेट्स सपोज हमें 200 रुपीज का यूनिट पड़ा है, तो हम लोग अपने सारे यूनिट्स को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। सो सबसे पहले हम लोग यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो in the form of kilowatt, or you can say that एनर्जी, ठीक है, एनर्जी आपकी किलोवाट और में कितनी है, डेट इज इन किलोवाट, और इट इज इक्वल टू 6.210 टाइम्स 0.5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट सम आंसर। और अगर कॉस्ट निकालनी तो कॉस्ट के लिए आप किलोवाट और के आंसर को, किलोवाट और को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल मल्टीप्लाई दिस विद दी कॉस्ट जो कि आपके पास सेंट्स में गिवन है। ठीक है, सो क्योंकि ये सेंट जो है वो 1 किलोवाट और के लिए, और देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने किलोवाट और की बात करी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल यूनिट। तो इट इज 27 सेंट्स ओवर हियर इस कंडीशन के लिए। ठीक है, इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, कुछ क्वेश्चन में आपको सेंट्स की अमाउंट चेंज दी जा सकती है। ओके, नाउ so it's going to be 6.210 times 0.5 times 27. After multiplying all three these value, you will get the answer that is 83.835 cents. Okay, this is the answer for this question. मतलब एक आधे घंटे में जो लैंप ने एनर्जी कंज्यूम की है, that is 83.835 cents. Okay, इतनी कॉस्ट उसने कंज्यूम कर ली। और अच्छा बेटा, अब इसके साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में कि हमारे पास घरों में जो सिस्टम लगे होते हैं वो हमारे पास कौन से सिस्टम लगे होते हैं। तो बेटा, हमारे पास जो घरों में जितने भी सिस्टम लगे होते हैं वो सारे पैरेलल सर्किट्स। ठीक है, पैरेलल सर्किट्स के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको पैरेलल सर्किट यहाँ पे दिखाऊं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास पैरेलल सर्किट्स में क्या है। सो वी हैव अ लैंप ओवर हियर, वन लैंप इज ओवर हियर, एक लैंप है इधर हमारे पास, एक हमारे पास यहाँ पे लैंप है, और एक हमारे पास थर्ड लैंप इज ओवर हियर। हमने थ्री लैंप्स कनेक्ट की हैं। ओके, नाउ जस्ट लुक एट ओवर हियर, दिस इज दी AC current. Now, this one, this is a normal switch. Okay,
दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग अ नॉर्मल स्विच। ये हमारे पास दो नॉर्मल स्विच लगे हैं, एक एक हमारे पास बेटा ये स्विच है। दिस स्विच इज नोन एज टू वे स्विच। ओके, इसको हम लोग कहते हैं टू वे स्विच। ये हमारे पास टू वे स्विच। इट इज लाइक ओके, तो ये टू वे स्विच है। अब इसमें बेटा टू वे स्विच जब आपको पता होना चाहिए कि दैट वी हैव वन वन ऑफ द टर्म इज फॉर फॉर द कनेक्शन फॉर द स्विचेस इज अ टू वे स्विच। आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। अदर देन दैट आपसे सिर्फ कभी भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस आपसे ये पूछ लिया जाता है कि लाइक स्टेयर केस में कौन से स्विचेस होते हैं, तो वो टू वे स्विचेस लगे होते हैं। अब बेटा पैरेलल सर्किट्स की बेनिफिट्स क्या हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप इसकी बात करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक और चीज भी डिफाइन की है, दिस इज एन। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दैट दिस साइड, लाइक अब आप देखो ये जो आपकी जो जहाँ पे आपकी लाइन जो जो जहाँ पे आपके पास डायरेक्ट लैंप के साथ जो एरिया कनेक्टेड है ना, ये एरिया बेटा हमेशा हमारे पास लाइफ वायर, ये हमारे पास जो होती है ये वाला एरिया, दिस वन इज, ये एरिया हमेशा हमारे पास न्यूट्रल होता है, ठीक है, जो आपके पास डायरेक्ट बल्ब के साथ कनेक्टेड हो। और एक एरिया जो होता है जो आपके सीधा आपके आउटर साइड से, जो आपके घर के बाहर मीटर से सीधा आपके बोर्ड्स की तरफ जो आता है, ये वो एरिया होता है जो कि लाइफ होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई रिप्रेजेंटेड दिस एरिया द लेफ्ट साइड ऑफ द सर्किट एस एल, which is a live portion L, and the N is representing a neutral. So this is a neutral portion and this is a live portion. ओके, अब ये लाइफ वायर है। लाइफ वायर का मतलब है कि यहाँ पे करंट है, ठीक है, और जो न्यूट्रल पोर्शन होता है उसके अंदर करंट नहीं होती, मतलब ये उसका यहाँ से करंट वापस सर्किट में जाती। सो द करंट विल मूव फ्रॉम दिस साइड एंड आफ्टर व्हेन द स्विच इज कनेक्टेड, करंट यहाँ से मूव होके न्यूट्रल वाले एरिया से होते हुए एक यू कैन से दैट एक नॉन पावर्ड नॉन एनर्जी करंट वापस सर्किट में जो कि अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगी। Now, इसका एक एग्जाम्पल ही मैं आपको सभी बताता हूँ। बेटा आप लोगों ने जब भी अपने घरों में आप लोगों ने जो कभी भी किसी स्टूडेंट ने अगर इलेक्ट्रिकल वर्क देखा हो, तो जो आपके जो बोर्ड होते हैं उनके स्विचेस में हमेशा जब भी आप उनके साथ टेस्टर कनेक्ट करते हो, उसके साथ टेस्टर आप रखते हो, सो यू फाइंड आउट कि वो लाइट उसकी ऑन हो जाती है, वो लाइटेड हो जाता है। तो रीजन ये इससे ये पता चलता है कि वो लाइफ वायर है, ठीक है। आपके जो बोर्ड होते हैं उनमें लाइफ वायर दी जाती है, और आपकी जो लैंप की बैक साइड पे जो परमानेंटली कनेक्टेड वायर होती है वो हमेशा आपकी न्यूट्रल होती है। स्विच हमेशा लाइफ वायर में लगता है। उसके पीछे रीजन है कि अगर आपने स्विच को लेट्स सपोज डायरेक्ट लैंप से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर ये एरिया लेट्स सपोज आपने लाइट कर दिया एंड दिस एरिया यू मेक इट अ न्यूट्रल, तो उससे एक इश्यू होता है कि लेट्स सपोज अगर करंट यहाँ से जा रही है और कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आपका घर पूरा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। अगर न्यूट्रल है और अगर आपका यहाँ पे स्विच, अगर मतलब बिफोर द स्विच अगर आपका शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा ड्यू टू द स्विच कि कहाँ पे एरिया शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो ये वाला एरिया सेफर होता है। तो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे हमेशा अपनी स्विचेस की साइड पे लाइफ वायर्स रखते हैं, और लैंप्स के फैंस के साथ जो डायरेक्टेड कनेक्टेड लाइंस होती है वो न्यूट्रल होती है। ओके, नाउ अब बेटा टू वे स्विच का क्या काम होता है? बेटा टू वे स्विच का काम ये होता है, जैसे आप लोगों ने स्टेयर केस में आप लोगों ने कभी देखा होगा कि लाइक कंसीडर ये आपके पास कुछ स्टेयर्स हैं, एक बटन यहाँ पे लगा होता है बेटा, एक बिल्कुल बटन स्टेयर्स के ऊपर लगा होता है ना। कंसीडर दैट यहाँ पे हमारे पास एक लैंप है, ठीक है, here we have a lamp। अब बेटा हम लोगों ने लेट्स सपोज यहाँ से जब स्विच ऑन किया तो लाइट ऑन हो गई, हम लोगों ने जब यहाँ से स्विच को प्रेस किया तो ये लाइट ऑफ हो जाती है, या फिर हम लोगों ने यहाँ से उसको ऑपोजिट किया तो लाइट ऑन हो जाएगी, फिर यहाँ पे आके हमने ऑपोजिट जिस कंडीशन में पहले था हमने उसके ऑपोजिट कंडीशन में किया तो लाइट ऑफ हो गई। तो ऐसे स्विचेस को कहते हैं टू वे स्विच। इनके पीछे बेटा एक्चुअली इन स्विचेस के पीछे जनरली आपको समझा देता हूँ, देखिए आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड नहीं है, इसके पीछे आपके पास एक कॉमन होता है, दिस सेंटर वन इज अ कॉमन वन। आपके पास इसमें टू पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट आपके एक दूसरे स्विच के साथ जाके कनेक्टेड होता है, ये एक कॉमन आपके पास लाइफ वायर के साथ कनेक्टेड होता है, और आपका यहाँ पे जो है ये वाला एरिया भी आपके पास दूसरे स्विच के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो, ठीक है। एंड हियर अगेन यू हैव एन वन कॉमन ओवर हेयर, ठीक है, जो कि आपके पास अगेन तो न्यूट्रल, आपके पास यहाँ से वो बल्ब की तरफ जाता है, सॉरी नॉट ए न्यूट्रल, यहाँ से वो आपके बल्ब की तरफ जाता है, बल्ब की दूसरा एज जो होता है वो न्यूट्रल। ओके, तो ये इस तरह का सर्किट होता है, और फिर वो न्यूट्रल जो है वो आपके पास दोबारा से लाइफ, मतलब ये आपके पास अगर सर्किट है, सो दिस लेट्स सपोज सर्किट, ये आपका जनरेटर है, तो ये लाइफ वायर हो गया, ये न्यूट्रल वायर का पोर्शन हो गया। इस तरह का एक सर्किट होता है। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ, जस्ट लुक एट देयर।
अगर आप इस सर्किट में गौर से देखो तो आपके पास देखो यहाँ पे ये वाला एरिया एक कॉमन है जो इस लाइन लाइन के साथ कनेक्टेड है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के साथ कनेक्टेड है। ये वाली लाइन आपकी न्यूट्रल लाइन के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे ये लाइन आपके बल्ब के साथ कनेक्टेड है और न्यूट्रल आपकी सीधा बल्ब से आपके आपके एसी सोर्स में जा रही है। तो बेटा अगर आप देखो जब दोनों अगर आप स्विचेस की पोजीशन देखो जब ये दोनों सेम पोजीशन पे आते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। जब दोनों की पोजीशन आपस में सेम नहीं होती तो ये बंद हो जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप स्विच की बात करते हो तो स्विच लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्विच, आपके पास ये स्विच है। अगर आप आपका स्विच अगर इस तरीके की कंडीशन में है मतलब आपका स्विच ऊपर की तरफ है तो उसका जो नीचे जो एरिया है वो टर्मिनल के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ से करंट पास कर रहा है और यहाँ पे अगर जब आपका दूसरा स्विच भी सेम कंडीशन में होगा लाइक इस कंडीशन में तो उसका टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाएगा और आपके पास करंट का फ्लो हो जाएगा फ्रॉम द लाइव पोर्शन टू दिस पोर्शन और वो यहाँ से होते हुए आपके लैंप में चला जाएगा और आपका लैंप टर्न ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा इनमें से कोई भी एक दोनों डायरेक्शन में चला गया तो अब आपका कनेक्शन ये वाला कनेक्शन ऊपर वाले पोर्शन के साथ कनेक्ट हो जाता है एंड दैट इज व्हाई आपकी लाइट ऑफ हो जाती है। तो ये एक टू वे स्विच होता है। इसका मकसद ये होता है, ठीक है। बस टू वे स्विच के बारे में आप इतना ही जान लें, इट वुड बी इनफ फॉर यू। सिर्फ समझना है कि टू वे स्विच होता है क्या है। अदर देन दैट इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ पैरेलल सर्किट। देखो बेटा पैरेलल सर्किट्स के बड़े फायदे हैं ना। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि पैरेलल सर्किट में आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है या आपके पास जो सोर्स से ईएमएफ आ रही है, नाउ हियर for source is giving the EMF. So same amount of EMF is introducing to each lamp. मतलब सब लैंप्स की अपनी अपनी पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस होगी, ठीक है। मतलब जितनी भी ईएमएफ लैंप वन को चाहिए ऐसा नहीं होगा जैसे सीरीज में जो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती थी वो मैक्सिमम आपके पास वोल्टेजेस जो था वो यूटिलाइज कर लेता था, उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होती थी। और जिसमें आपके पास रेजिस्टेंस कम होती थी उसकी मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस होती थी। इसमें यूं नहीं होता। इसमें हर लैंप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्ट करता है। मींस सेम अमाउंट ऑफ ईएमएफ विल बी इंट्रोड्यूस्ड ओवर ऑल these three, so the waves are going to be equal, like this is let's suppose v1, this is v2 and v3, तीनों इक्वल होंगे जो कि हमने पैरेलल सर्किट में डिस्कस किया था। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इनमें से कोई एक स्विच भी ओपन छोड़ दी तो मेरे स्टिल जो अदर टू स्विचेस है उनको करंट पास होगी, ठीक है। मेरे अदर टू स्विचेस में अदर टू लैंप्स मेरे टर्न ऑन होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मेरा लैंप ब्रेक डाउन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो मेरे सर्किट पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जस्ट लुक एट हियर। देखिए पीटी अक्रॉस ईच लैंप इज फिक्स्ड, ऑल लैंप शाइन्स विद दियर फुल ब्राइटनेस, क्योंकि आपकी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं हो रही। इफ वन लैंप फेल अदर विल स्टिल कैन स्टिल बी ऑपरेटेड। ईच लैंप कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ सेपरेटली। ओके, लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक लैंप को मैं सेपरेटली ऑन ऑफ कर सकता हूँ। लाइट कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम टू प्लेसेस बाय यूजिंग टू वे स्विचेस, ठीक है, ठीक है, बाय यूजिंग टू वे स्विचेस। हियर दिस टू इज आइडेंटिफाइंग दैट वी आर यूजिंग टू वे स्विचेस, ओके, लाइक इन द स्टेयर केस, जैसे कि मैंने आपको डिफाइन कर दी। नाउ अब बेटा लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। सो बेटा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमारे पास कुछ हैजर्ड्स हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट दोस, उनसे सेफ्टी कैसे हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल डैमेज इंसुलेशन। अगर आपने कभी भी देखा हो लाइक दिस इज द वायर, हियर दिस इज अ वायर एंड इनसाइड दिस वायर वी हैव अ कॉपर, ठीक है। एक कॉपर इसके अंदर होती है, ठीक है, जो कि ब्लैक आपके पास जो ऊपर ब्लैक कलर की वायर के ऊपर जो एक कोटिंग होती है, वो जो कोटिंग होती है हम उस कोटिंग को कहते हैं इंसुलेशन। के इंसुलेशन कहते हैं क्योंकि वो एक इंसुलेटर है। वो कंडक्ट नहीं करती करंट को। अगर वो इंसुलेशन डैमेज हो गई तो क्या होगा। अगर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल किसी भी स्पॉट से, लेट्स सपोज ये एक मेरे पास स्पॉट है, यहाँ से मेरे पास इंसुलेशन डैमेज हो गई तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है इस स्पॉट से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे पास जो है, मिनट, तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से हमारे पास बाहर की तरफ आई, ओके, एंड इट कैन कॉज द शॉर्ट सर्किट और इट कैन इवन कॉज द इलेक्ट्रिक फायर तक प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है। सेकंड थिंग होती है ओवर हीटिंग ऑफ अ केबल। ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स कब होती है, जब बेटा आप लोग एक गलती कर जाते हैं लोग कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई इक्विपमेंट है या कोई लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग अ 1000 वॉट इंस्ट्रूमेंट और मैं उसके लिए जो कोई ऐसी नैरो वायर यूज कर लूँ जो कि जिसकी कॉपर वायर अंदर बहुत पतली है और उसके अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से वो वायर ओवर हीट हो जाती है, वो गर्म हो जाती है और वो पिघल जाती है, ठीक है। तो ओवर हीटिंग भी हो सकती है। सो
और हीटिंग से क्या होता है, उससे आपकी इंसुलेशन मेल्ट हो जाती है और आपके पास लेड टू दी इलेक्ट्रिक फायर, आपको सर्किट में आग तक लग सकती है। और ये होता है, इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमिना इन दी ओवर हीटिंग केबल्स। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा आप एक एसी को एक बहुत नैरो वायर से चला लो। मैं आपसे कहता हूँ कि आप 729 की वायर यूज नहीं करो, just go with this with some narrow wire like type A और like wire A और wire B वाली जो टाइप्स होती है, आप उनकी तरफ चले जाओ। सो उससे क्या होगा कि लाइक जो आपके पास जो नैरो, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आप एसी को ना मोबाइल केबल की वायर से चलाओ, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि मोबाइल केबल बहुत पतली होती है, वो एसी नहीं चला सकती, वो एक सेकंड में आपके पास ओवर हीट हो जाएगी और वो आपके पास बर्स्ट भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फायर भी पकड़ सकती है और मेल्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इन दैट कंडीशन, ठीक है ना। अगर मैं आपसे अच्छा, इसमें एक और चीज़ का भी हम लोग ख्याल रखते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक अगर मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि बेटा आप अपना मोबाइल जो है ना एसी की वायर से चार्ज करो। वो भी अगेन एक हो नहीं सकता, क्योंकि आपका जो चार्जर है वो एक 12 वोल्ट का चार्जर है एडॉप्टर, और वो जब 12 वोल्ट की वायर चार्ज उसके अंदर इंट्रोड्यूस होगी तो वो रेजिस्टेंस में ही करंट खत्म हो जाएगी और आपके पास कोई करंट बचेगी नहीं। तो ओवरहीटिंग भी हो जाती है। थर्ड इज अ डैम्प कंडीशन। डैम्प कंडीशन का मतलब है कि आपकी इर्द-गिर्द की जगह गीली हो जाती है। तो अप्लायंस में इलेक्ट्रोक्यूट द नियर बाय पर्सन थ्रू द कंडक्टिव वाटर। अब बेटा ये ज़हन में रखिए, अगर पानी किसी भी चीज़ के इर्द-गिर्द है और वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो वो आपको डैम्प कंडीशन में चला जाता है, वो इक्विपमेंट वो आपको इलेक्ट्रोक्यूट कर सकता है, खुदा न खास्ता। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स एंड इलेक्ट्रोक्यूट के बारे में हम अभी बात कर रहे थे। अच्छा बेटा, कंडक्टिव वाटर थ्रू द कंडक्टिव वाटर यहाँ पे हमने लिखा है बेटा, ये याद रखिए कि वाटर बाय नेचर इज एन इंसुलेटर। लेकिन जब भी वाटर किसी भी चीज के साथ इन कांटेक्ट आ जाता है, लाइक इवन जब वो सॉइल के साथ भी कांटेक्ट में आ जाता है, वो कंडक्टर बन जाता है। दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वाटर, बाय इटसेल्फ इट्स एन इंसुलेटर। लेकिन जब भी वो वोट या किसी भी आपके पास वाटर जो है किसी भी चीज के साथ इन कांटेक्ट आ जाता है, तो इंसुलेटर बन जाता है ना। ओवरलोडिंग ऑफ अ प्लग्स, ओवरलोडिंग ऑफ अ प्लग्स का मतलब ये है कि आप लोगों ने एक ही स्मॉल प्लग है, उसमें आप लोगों ने मोबाइल भी लगाया हुआ है, हैंड फ्री का भी चार्जर लगाया हुआ है, साथ आयरन भी लगाई हुई है, और बहुत सारी आप लोगों ने हाई वोल्टेज चीजें लगा दी हैं। तो उससे क्या होता है, उससे ओवर हीटिंग हो जाती है, इंसुलेशन जो थी वो मेल्ट कर जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक होता है, और इलेक्ट्रिक आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस होती है उससे भी, ठीक है। तो अच्छा बेटा देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो वाटर जो है वो इंसुलेटर है, लेकिन जब वाटर इन किसी भी चीज का इन कांटेक्ट होता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और लोगों को शॉक लग जाता है, क्योंकि अब जब उसकी रेजिस्टेंस कम हो गई है, क्योंकि जब वो किसी भी चीज इंसुलेटर के साथ भी कांटेक्ट में जब वाटर आता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और उसकी वजह से उससे करंट फ्लो इजीली होने लगता है। तो दैट इज वाई आपके पास एक वाटर जो है वो इंसुलेटर, सॉरी, आपका वाटर जो है वो कंडक्टर बन। अब बेटा मैं ज़रा आप लोगों के साथ एक जनरली, बेसिकली इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये एक हाउस सर्किट है, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। नाउ जस्ट लुक इट ओवर हियर। ओके सो इसमें अगर आप देखें, इसमें मैंने आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ नहीं बतानी कि मतलब आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। सिर्फ इसमें हमें ये सर्किट ना तो आप लोगों ने याद रखना है, सिर्फ ये समझाने के लिए है। जस्ट लुक इट ओवर हियर। This area is a main supply. Okay. Now, let's consider this is a transformer. And from a transformer, we have two lines. Number one line is N. N means neutral, and the next line is L. N means live wire. So this is a live wire, and the N is a neutral wire. Okay. So this side is representing a neutral wire. Okay. बेटा न्यूट्रल वायर जो होती है वो आपके पास उसके साथ उसमें कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, जबकि लाइफ वायर में अगर आप देखो यहाँ पे एक चीज कनेक्टेड है, एक आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स कनेक्टेड है। दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स, अगर आप देखो ये आप कहोगे सर ये रेजिस्टेंस है, नो इट्स नॉट अ रेजिस्टेंस, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में आपके पास साइड पे दो लाइंस होती थी, लेकिन अगर आप गौर से देखो इसके बीच में से भी लाइन गुजर रही है। इस चीज को कहते हैं हम लोग फ्यूज। ओके, और दिस इज सॉरी, इफ यू give me a minute. Okay, so this one is your fuse. So this is a fuse. अब ये होता है फ्यूज। ओके, अब बेटा ये जो लाइन है ये आपके पास मीटर में एंटर हो रही है, जो आपके घर का मीटर होता है। मीटर से एक लाइन अगेन आपके पास न्यूट्रल में जा रही है, एक आपकी लाइफ वायर में जा रही है। ये जो चीज है, नाउ दिस थिंग, जो आपके पास एक डायग्राम सा बना हुआ है बेटा, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं ट्रिप स्विच। इज अ ट्रिप स्विच, or you can call it circuit breaker.
बेटा इसका अगर जनरली में इसका सिंबल डायग्राम होता है, ऐसे दो डॉट्स होते हैं और उसके ऊपर एक हल्का सा कर्व होता है, मतलब स्माइली फेस लेकिन इन्वर्टेड है। ओके, सो लेकिन इसका सर्किट आपको सर्किट डायग्राम भी जरूरी नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ट्रिप स्विच क्या होता है। मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास क्या क्या चीज। नाउ दिस इज अ ट्रिप स्विच। अगेन यहाँ पे देखिए फ्यूजेस कनेक्टेड है। अगर आप फ्यूज को देखो तो फ्यूज हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्टेड है, फ्यूज कभी भी आपके पास जो है न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है। ओवर हियर वी हैव एन अर्थ, हियर इज द अर्थिंग, इसको कहते हैं अर्थ। ये सिंबल अर्थिंग को डिफाइन कर रहा है। अर्थिंग का क्या काम होता है? अर्थ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, दैट अर्थ इज अ reservoir. It's the world biggest reservoir. You can say that it has a property to absorb all the current. Like if a person is get electrocuted, किसी भी बंदे को करंट लगती है, हम क्या करते हैं? हम उसको कुछ देर के लिए जमीन के अंदर कुछ देर के लिए दफन कर देते हैं फॉर टाइम बीइंग, और उसका सर बाहर निकाल देते हैं। उससे ये होता है कि उसकी बॉडी से जो इलेक्ट्रिक, लेट्स सपोज उसकी बॉडी में जो करंट है वो आपकी अर्थ एब्सॉर्ब कर लेती है। सो अर्थिंग का मकसद ये होता है कि किसी भी चीज में अगर कोई करंट आ गई है तो अर्थिंग उसको एब्सॉर्ब कर लेती है। अलॉन्ग विद दैट, लेट्स सपोज if the thing is having, means if the thing is having some charges over there, means you can say that a static charges over there, अगर कोई static charge है किसी चीज में, तो reservoir will provide the opposite charge to that, ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। ये न्यूट्रल करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। like for example if the thing is having, if you have any equipment, like for example कोई आप ले लें, टोस्टर ले लें, उसकी आउटर बॉडी प्लास्टिक की है और आपने आपकी अर्थिंग की से पहले उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया है किसी भी स्पॉट पे, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट वेरी पॉसिबल, लेकिन फिर भी ऐसी जनरली हम बात करते हैं। तो अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको नेगेटिव चार्ज जब चाहिएगा तो अर्थ प्रोवाइड करे, ठीक है। तो अर्थ एक रिजर्वायर भी है और एक सप्लायर भी, ठीक। सो जस्ट लुक एट वेयर, अब ये जो है हमारे पास थ्री, अगर आप ये नीचे वाले देखो, ये आपके पास थ्री पिन सॉकेट्स, ठीक है। थ्री पिन सॉकेट जो आके आपके एसी उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। बेटा इसमें एक आपके पास सॉकेट न्यूट्रल होता है, एक आपके पास लाइट वायर होता है और एक आपके पास अर्थ, ठीक है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे वही देखिए टू वे स्विच है, लाइटिंग सर्किट है, वही वाला सर्किट जो ऊपर मैंने बनाया था, ये उसका एक और पार्ट आपको यहाँ पे मैंने शो कर दिया है, ठीक ना। तो जस्ट आपको मैंने इसमें बताना था कि न्यूट्रल वायर क्या करता है, और अभी अभी हम लोगों ने ये भी डिस्कस करना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रिप स्विच, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्यूज, ये भी हमें डिस्कस करना है। ओके, तो टॉक अबाउट दिस टॉपिक। Okay, so let's talk about the types of the wire. Beta, we have three types of a wire. Neutral wire, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल वायर, एंड अर्थ वायर। ये दोनों वायर जो होती हैं इनको हम लोग लो पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल वायर भी कहते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव अ लाइफ वायर विच इज हैविंग अ हाई पोटेंशियल, इट्स नॉट अ लो, इट्स अ हाई पोटेंशियल वायर। ओके, इट्स अ हाई पोटेंशियल वायर। ओके, इसमें सबसे ज्यादा करंट होती है। अब बेटा ये ध्यान में रखें, अगर आपका सर्किट, लेट्स सपोज इफ यू टर्न ऑफ अ सर्किट, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम देयर, फ्रॉम दिस साइड, लाइक अब आप देखो बेटा यहाँ पे अगर ये स्विच ये भी कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल आपकी जो लाइव वायर है इसमें हाई पोटेंशियल, इट्स कंटेनिंग दी हाई पोटेंशियल, कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि अभी कनेक्टेड नहीं है। जब ये कनेक्ट होगा तो ये करंट पास करेगा ना। तो लाइफ वायर चाहे आपके पास कनेक्टेड हो या ना कनेक्टेड हो, उससे उसको कभी भी हम लोग जो है बेयर हैंडेड टच नहीं करते। उसके पीछे रीजन है कि वो उसमें हाई पोटेंशियल होती है, ठीक है। तो या तो आप उसको ग्राउंडेड करके टच कर सकते हो या उसको आइसोलेट करके टच कर सकते हो, जो कि इंशाल्लाह कभी हम लोग ए लेवल्स या ऑफ इन द बैचेस वी विल स्टडी दैट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूज ऑफ द ट्रिप वायर्स। अच्छा बेटा, फ्यूज को सेकंड नेम होता है ट्रिप वायर्स। बेटा फ्यूज को हम ट्रिप वायर्स क्यों कहते हैं? अगर जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। बेटा ये होते हैं फ्यूज। आजकल हम लोग फ्यूज यूज नहीं करते, ये पहले जमाने में यूज हुआ करते थे। ये हमारे पास सर्किट्स में यूज होते थे। आजकल हम लोगों के पास बेसिकली ट्रिप्स ट्रिप्स स्विचेस जो होते हैं, ट्रिप ब्रेकर्स, वो यूज होते हैं, ठीक है ना। जिसे हम लोग ट्रिप स्विचेस भी कहते हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर्स यूज होते हैं। बेटा इसमें होता क्या था, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे अभी आपको क्लियरली शो नहीं हो रहा है, इस यहाँ पे हमारे पास स्क्रू होता है और एक स्क्रू यहाँ पर होता था, ठीक है। इसके बीच में बेटा हम लोग एक बहुत नैरो सी, मतलब बहुत ही, यू कैन से दैट, एक बहुत पतली सी वायर हम लोग यहाँ से इस तरीके से होते हुए कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर देते थे, और ये इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हो जाता था, और उसकी वजह से ये वाला एरिया एनर्जी, यहाँ पे अब आपके पास एक पोर्शन पे आपके पास बैक से लाइफ वायर कनेक्टेड होती थी,
और एक साइड से आपके पास न्यूट्रल सॉरी एक साइड होती थी आपकी जो घर से कनेक्टेड होती थी, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये वाली लाइफ वायर जो है हो रही है ये आपके आउटसाइड से आ रही है, एंड ये वाली जो ऊपर वाली लाइव वायर है ये आपके होम में जा रही है, इनसाइड योर होम, ओके, या आप जिस रूम में आपने कनेक्ट किया हुआ है। तो बेटा ये जो वायर है ये जो वायर यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट कर देती थी और जिसकी वजह से आपकी करंट पास होती। अब होता ये था कि जैसे लेट सपोज कुछ ओवर वोल्ट आपके पास करंट का फ्लो ज्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से यहाँ से ये जो वायर होती थी ये मेल्ट डाउन हो जाती थी, मेल्ट हो जाती थी, और आपका जो ओवर करंट होती थी वो आपके इक्विपमेंट या आपके घर तक नहीं जाती थी और ये सर्किट ब्रेक हो जाता था, आपका फ्यूज ब्रेक हो जाता था। मतलब आपकी वायर इस सर्किट की वायर डैमेज हो जाती थी और आपका घर सेफ हो जाता था। फिर उसके बाद हम दोबारा से इसको ओपन करते थे, हम दोबारा से वायर्स लगाते थे, तो ये होता था फ्यूज, ठीक है। सो लुक एट ओवर हियर, फ्यूज और द ट्रिप स्विच। सो fuse and the or the trip switch and the switches are always connected to the live wire for the safety of the appliance, ठीक है। दोनों अगर आप बात करो फ्यूज की या ट्रिप वायर्स की, दोनों इसी तरीके से कनेक्ट होती है। तो फ्यूज इज द electrical component which melts and break when high current flows through it. Again beta this is rated in amperes. Fuses are made of ceramics। अगर आप देखो ये मटेरियल सिरेमिक है, ठीक है। दिस मटेरियल ये जो आउटर सरफेस है ये इसकी आउटर सरफेस सिरेमिक की बनी है, ठीक है। तो they are always attached to the live wire. When more than the rated current flows through it, it melt and break the connection of the circuit. Its rated value should be greater than the value of supply. ये जो पॉइंट है बेटा ये वाला, इट्स रेटेड वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये जो ट्रिकी पोर्शन है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा भी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सर्किट है उसमें मेरे पास रेटेड वैल्यू 5 एम्पेयर है, लाइक मेरा एक बल्ब है वो 5 एम्पेयर में चल सकता है, तो मैं उसके साथ जो फ्यूज कनेक्ट करूंगा वो मैं उसके साथ फ्यूज 6 एम्पेयर से लेके रफली 9 एम्पेयर तक का स्विचेस के साथ मैं फ्यूज कनेक्ट करूंगा। उसके पीछे रीजन है, अगर बेटा मैंने 5 एम्पेयर का कनेक्ट किया तो जैसे ही 5 एम्पेयर होगा तो बल्ब लगने से पहले ही फ्यूज जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा, आपकी वायर मेल्ट हो जाएगी, आपका फ्यूज ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। 6 एम्पेयर इसलिए कि क्योंकि आपके पास करंट जो है वो हमेशा सेम नहीं रहती, वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो दैट इज वाई हम हमेशा इसमें एक रेंज इसको ज्यादा देते हैं, ठीक है। नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिप स्विच एंड द सर्किट ब्रेकर्स। So just give me a minute. Now just look at over here. बेटा ये होते हैं आपके पास ट्रिप स्विचेस या सर्किट ब्रेकर, ओके। नाउ just look at over here, there are two types of the circuit breakers। एक तो ये वाला सर्किट ब्रेकर है जो कि आपके पास बेसिकली आप लोगों ने अपने घरों में जो आप लोगों के सर्किट बॉक्सेस होंगे आप उसमें आप लोगों को ये बहुत नॉर्मली ये वाले नजर आएंगे जो रूम्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं। इसमें एक वायर यहाँ से और एक वायर आपके पास यहाँ से कनेक्ट हो जाती है, दोनों वायर्स आपके पास लाइव होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइव वायर from the outside and it will be connected to the live wire और जो आपके रूम के अंदर कनेक्टेड हो रही है। नाउ एंड द अदर वन इज दिस वन। अब ये जो होता है बेटा इसमें ये वाला एरिया जो होता है दिस एरिया इज फॉर द लाइव वायर एंड दिस एरिया इज फॉर द न्यूट्रल, ठीक है। ये जो न्यूट्रल होता है ये डायरेक्टेड कनेक्टेड होता है, ये सिर्फ बेसिकली ये टू फेज जो आपके पास जहाँ पे आपके पास टू फेज होता है तो उसमें ये यूज होता है इसका। इसमें न्यूट्रल सिर्फ इन्होंने एक आप समझो कि सेफ्टी के लिए इन्होंने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, अदरवाइज हम न्यूट्रल इस पे डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो न्यूट्रल ओवर हियर एंड द लाइफ वायर इज ओवर हियर, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपके पास न्यूट्रल और लाइफ वायर दोनों एक साथ डिस्कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो बेटा यहाँ पे आपके पास करंट का रेट भी गिवन है। बेटा जो ट्रिप स्विच है ये एक्चुअली आप समझो फ्यूज की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। फ्यूजेस में ये इशू होता था कि बेटा जैसे ही सर्किट कट जाता था, लाइक जैसे ही हमारे पास वोल्ट करंट इंक्रीज हो जाती थी तो हमारे पास वायर जो होती थी वो टूट जाती थी, फिर हमें दोबारा से खोलना पड़ता था, हमें स्क्रू जो होता था वो लूज करने पड़ते थे एंड वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वायर और फिर से हमें स्क्रू टाइट करने पड़ते थे। हमें वायर का भी ख्याल रखना पड़ता था, हमें वो रेटेड वायर रखनी पड़ती थी, अपने पास एक्स्ट्रा वायर्स रखनी पड़ती। इन सब चीज़ों की वजह से और अक्सर ये होता था कि लाइक लाइक फॉर एग्जांपल रात के वक़्त अगर ब्रेक डाउन हो गया है आपका सर्किट और फ्यूज़ आपका ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि मोस्टली आपके पास जो जहाँ पे लाइन जो आपकी डिस्टर्ब होती है वो ज़्यादातर रात का टाइम होता है। यहीं पे हमारे पास लाइन्स डिस्टर्ब होती हैं, हमारे पास कोई ना कोई एक लाइन ओवर वोल्टेज हो जाती है और उसपे ओवर करंट आ जाती है। सो अब होता ये है कि जैसे ये लाइन आपके पास डिस्कनेक्ट हो जाती थी, तो अक्सर हमें वायर नहीं मिलती थी, तो इस तरह के इश्यूज़ की वजह से हम लोग एक मॉडिफाइड फॉर्म की तरफ चले गए, हम लोग ट्रिप स्विच की तरफ चले गए। ट्रिप स्विच क्या करते हैं उसकी रेटेड वैल्यू है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इसको डिफाइन करती है कि ये किस तरीके से ऑपरेट होगा, और ये फिर उसको ऑन या ऑफ करने में हेल्प आउट करती है। तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल safety device designed to protect the appliance or the electrical circuit. Again, it is rated in ampere. Use instead of fuse. Now, it is used instead of a fuse. ठीक है। अब बेटा फ्यूज में अब लाइक अक्सर आपसे पूछा भी जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिकल आपके पास जो फ्यूज है वो उसमें आपके पास वो एक मींस आप फ्यूज जो होता है वो वन टाइम यूज का होता है, ठीक है, या आपको उसको बार बार रिपेयर करना पड़ता है। जो आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होती है, ट्रिप स्विचेस है या सर्किट ब्रेकर है, ये आपके पास यू कैन से डैट ये आपने वन टाइम बाय करना है और आप इसको यूज कर सकते हो। तो they contain the electromagnet which, when exceed the rated value, separate the points of the so it separates the points of the our electrical points and break the circuit. Working of the trip switch and the fuses are same. Fuse can be used once, but the trip switch can be reused. ओके। सो इसमें होता ये है कि आपके पास ये इलेक्ट्रिकल जो लाइक जब भी आपकी करंट जो रेट से ऊपर चली जाती है तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जो होता है, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट जिसको ब्रेक कर देता है, और आपके पास जो आपकी करंट है वो बंद हो जाती है। लेकिन इसमें ये होता है कि फ्यूज जो होता है आपके पास जो ट्रिप स्विच है ये दोबारा से रीयूजेबल है, क्योंकि बेटा जब ये डिस्कनेक्ट होता है तो ये लाइक ये इसका ये जो कॉन्टैक्ट है ये ऊपर की तरफ होता है ओवर देयर। जब वो डिस्कनेक्ट होता है सो वो नीचे की तरफ से मूव कर जाता है, और दोबारा से जब इसको ऊपर मूव करते हैं तो वो दोबारा से कांटेक्ट में आ जाता है। सो ट्रिप स्विच की ये क्वालिटी है, लेकिन फ्यूजेस जो है वो दोबारा से यूज नहीं हो सकते, या आपको उसमें न्यू वायर डालनी पड़ती है। अच्छा, आप ये वाली बात देखो, फ्यूज एक बार यूज होता है, ट्रिप स्विचेस कैन बी यूज सेवरल टाइम्स। ओके। अच्छा बेटा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइक जब हम लोग फ्यूज डिस्कस करे तो एक तो फ्यूज ये वाला होता है, ठीक है, जो कि घरों में होता था। एक और फ्यूज जो आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, जो कि लाइक बॉयज ने अक्सर देखा होगा गाड़ियों में, ये यूज होता था कार्स में, या बल्कि बाइक्स के उसमें बैटरी के साथ भी कनेक्ट होता है लाइफ वायर के साथ। ये भी आप देखो, ये भी इसके बीच में भी एक आपके पास कंडक्टर जा रहा है, तो ये भी एक टाइप का फ्यूज होता है, ठीक है। तो ये भी आपके पास यही सेम काम करता है, इसमें भी वही सेम चीज होती है। जब ये ओवर करंट से फ्लो करती है तो ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, फिर आपको उसका न्यू फ्यूज लगाना पड़ता है। Now, अब बेटा इससे जो रेटेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो कि बेसिकली फ्यूज को हम किस तरीके से रेट करें। दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अच्छा बेटा देखो, कंसीडर द लैंप ऑफ 100 वॉट and a 240 volt, ठीक है। Rate of the fuse of अच्छा, what we have to find the rate of a fuse of a lamp. We have a power, we have an the voltage, हमने सबसे पहले करंट निकाली। तो बेटा देखो, we divided the 100 from 240 and the answer is over here is 0.42 एम्पियर। अब बेटा देखो, हमारे पास जो करंट आई है, हमने हमेशा जो रेटेड हमारे पास जो हम फ्यूज यूज करेंगे, एक एक चीज का ख्याल रखते हैं, वो आपका रेटेड फ्यूज कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, वो इंटीजर, ठीक है। तो रेटेड आपके पास राइटिंग ओवर हियर, आपके पास जो रेटेड करंट होगी, इट शुड बी इन इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स मतलब मैं डेसिमल की बात कर रहा हूँ कि डेसिमल नहीं होंगे, ठीक है, इंटीजर्स होंगे, ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। ओके। सेकंड, शुड बी ग्रेटर देन दी मैक्सिमम करंट, ठीक है, मैक्सिमम करंट ऑफ मैक्सिमम करंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की आपके पास जो मैक्सिमम करंट होगी, उससे आपके पास इसकी रेंज ज्यादा होनी चाहिए। सो बेटा देखो, इसके लिए मैंने रेटेड सेलेक्ट किया है 1 एम्पियर, ठीक है। it- अच्छा, एक और चीज, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी दे देते हैं कि आपके पास फ्लो ऑफ द करंट है वो है 10 एम्पियर, आप उसके लिए रेटेड फ्यूज बताओ, ठीक है, आपको कितने राइट एनी रेटेड फ्यूज फॉर इट। तो बेटा, अब आपने याद रखना है कि रेटेड फ्यूज हमेशा इसके लिए आपके पास रेंज होगी 11 से 14 के बीच,
है, 11 से 14 एम्पेयर के बीच में रेंज रखो, ठीक है। कुछ बुक्स में, इवन आपको कुछ पास पेपर्स में यहाँ तक मिलेगा कि वो रेंज 11 टू 19 तक गई हुई है। लेकिन इट वुड बी गुड कि आप नियरेस्ट रेंजेस में रहो, ठीक है। क्योंकि ये अक्सर होता है कि एग्जामिनर रिपोर्ट में वो अगर 19 तक सपोर्ट नहीं करोगे, आपने बहुत बड़ी रेंज दे दी, तो आपके आंसर गलत हो जाएगा। तो 10 एम्पेयर या 12 एम्पेयर दे दो, 11 एम्पेयर दे दो, इट वुड बी गुड आंसर, ओके। अब बेटा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने एक जनरल एक डायग्राम बनाई है मेरे बेटा। यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर बनाया है, so it's a blender over here. Okay. The out now here the outer casing of the matter of the blender is made of metal. So the outer case is made of metal. So it's a metal case. ठीक है। अब मेरे बच्चे, यहाँ पे सेंटर पे मेरे पास, इसके बिल्कुल सेंटर में मेरे पास इस ब्लेंडर की मोटर है, ठीक है। बेटा, मोटर से मेरे पास टू लाइंस आ रही हैं। एक लाइन है मेरे पास लाइफ वायर, और लाइफ वायर पे मैंने लगाया हुआ है फ्यूज, और एक वायर होगी मेरे पास न्यूट्रल वायर, ठीक है। और जो इसकी केसिंग होगी, अर्थिंग उसके साथ कनेक्ट होगी। ये यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कौन सी चीज किधर कनेक्ट होगी। मोटर के साथ लाइफ और न्यूट्रल वायर कनेक्ट होगी, अर्थिंग हमेशा केसिंग के साथ कनेक्ट। तो look at over here, मैंने यहाँ पे ये बात लिखी है कि ब्लेंडर्स लाइफ वायर टचेस द मोटर, ठीक है। और आपके पास जो अर्थिंग होगी वो आपके पास बेसिकली आपकी केस से कनेक्ट होगी। अगर बेटा आपकी अर्थिंग होगी तो आपके पास हैजर्ड होने के चांसेस भी नहीं होते। अच्छा, अब इसके अलावा बेटा अप्लायंसेस की सेफ्टी के लिए हमें और क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली सेफ्टी होगी कि अगर आपके पास अप्लायंस है तो आपने उसकी सेफ्टी कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ द अर्थिंग। सेकंड, ये आप कर सकते हो कि आपके पास अर्थिंग नहीं है या कोई प्लास्टिक बॉडी है या इंसुलेटेड बॉडी है, तो आपने उसमें डबल, आपने हमेशा वायर्स को डबल इंसुलेटेड, ठीक है, ठीक है, या आपने उसको अर्थित करना है, ठीक है। या तो डबल इंसुलेटेड होनी चाहिए, अर्थ होनी चाहिए। इससे आपके पास जो होती है, आपके पास करंट जो है वो आपके इक्विपमेंट को डैमेज नहीं करता, और ना ही वो इलेक्ट्रिक्यूट करता है इर्द गिर्द के एनवायरमेंट को। तो इससे आपके पास डबल इंसुलेटेड और अर्थ से क्या होता है कि आपके पास जो आउटर, आपके पास जो एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल केस है, वो अगर उसकी लाइफ होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। ये आपको और इलेक्ट्रिक शॉक से भी आपको सेव कर देता है। Now, oh here, this is the end of this topic, which is the practical electricity. Inshallah, in next class, we will talk about 4.6, that is oscilloscopes. Inshallah. Okay, so Allah Hafiz, bachcho.